नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, जिसे अब खुलकर ये भारत में कहा जा रहा है कि सीज फायर को आप युद्ध विराम या एक्शन खत्म हो जाने की सूरत में मत देखिए, बल्कि ये एक पॉज है और इसके आगे फैसले लिए जाएंगे, एक्शन लिए जाएगा। निर्भर इस बात पर करता है कि पाकिस्तान की गतिविधियां क्या रहती हैं। लेकिन देश के भीतर क्या हो रहा है, देश के भीतर जिस तरह की बयानबाजियां और घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन आज का बड़ा अपडेट यह है कि बीएसएफ के जवान पूनम शाह, जो बीते 17 दिन से पाकिस्तान में थे, उनकी वापसी आज हो गई है। ये एक अच्छी खबर आई जिस पर उनके परिवार ने भी राहत जताई, सुकून जताया। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट क्या है, मध्य प्रदेश के मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी मैं यहां रिपीट भी नहीं करना चाहती, उसे लेकर एक आक्रोश देश में दिखाई दिया। उस बयान की खूब लानत मनानत हुई। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है, जिस पर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये निर्देश कोर्ट ने दिया है। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले में खुद नोटिस लिया, ये बड़ी बात है। और कोर्ट ने डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने के लिए कहा है। और मंत्री के बयान पर आपको बता दें कि ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल हमारे पास आदेश नहीं आए। ये अभी तक का जो घटनाक्रम है वो आपको हम बता रही हूं। लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर उन्होंने क्लियर कट कहा कि भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। आज सवाल यह भी होना चाहिए कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, पाकिस्तान से आतंकवाद की सप्लाई भारत में हो रही है। पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दे दिया, हम ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दे रहे हैं वहां जाकर। लेकिन देश के भीतर जो लोग इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, वो लोग इस देश की संप्रभुता के लिए, एकता के लिए, सौहार्द के लिए, भाईचारे के लिए कितना बड़ा खतरा है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अर्शप्रीत खडियाल इस वक्त जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी इस बातचीत में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी पंकज इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में लेखक ऑथर सुदेश जी भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रेम कुमार जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। सर, जिस अंदाज में हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है, आपको ये मामला यहां से कितना गंभीर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, तस्वीरें हम सर दिखा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकल रही है देश में, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है सेना के शौर्य गाथा को घर घर तक पहुंचाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेशन, उत्सव की बात एक तरफ, लेकिन अगर ये सोच है आपकी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, तो शर्मनाक है। ये पार्टी का एक्शन क्या है, ये बड़ा सवाल बनता है। और ये पहला सवाल मैं इनफैक्ट बीजेपी से पूछना चाहती थी, लेकिन बीजेपी से आज इस पैनल में कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी पार्टी की तरफ से उनको क्लियर कट निर्देश नहीं है कि उन्हें इस विषय पर क्या बोलना है। सर, शुक्रिया मीनाक्षी जी। देखिए, ये बहुत गंभीरता से अदालत ने उस मामले को लिया, जो कि एक मंत्री का कथन था। और वो कथन ऐसे ऐसे शब्द थे, अधकटे लोग और वगैरह वगैरह, और कर्नल सोफिया के बारे में थे, आतंकी की बहन जैसा उद्बोधन था। बहुत तरह से वो आपत्तिजनक थे, लेकिन उस पर एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं लिया जाना, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जाना, और जिस पार्टी से जुड़े हैं विजय शाह जी, उनकी ओर से कोई डिसीजन नहीं लेना, ये 3 जगह से निष्क्रियता है। तो ये जो आरोप या बात जबलपुर हाईकोर्ट कह रहा है, ये आरोप एक तरह से इन तीनों से भी सवाल पूछ रहा है कि भाई इतनी गंभीर बात हो रही है, पुलिस सोई हुई है, सरकार सोई हुई है, पार्टी सोई है, अदालत नहीं कह रही है, पार्टी को तो अदालत नहीं कह रही, सरकार को भी नहीं कह रही, लेकिन अपने आप ये प्रश्न उनके ऊपर चले जाते हैं। तो ये उनकी गंभीरता है इस मामले की। दूसरी तरफ जो तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा किस लिए है? अरे, पराक्रम का उत्सव मनाने के लिए है, मोटे तौर पर देखा जाए तो। लेकिन यहां भी एक बात है कि तिरंगा यात्रा अगर पूरे देश के सभी दल मिल करके निकालते, जैसा सर्वदलीय बैठक हुई थी उस हिसाब से निकालते, पूरा देश निकालता। ये एक आयोजित प्रायोजित तिरंगा यात्रा है जो एक पार्टी ने आयोजित किया है। हमने देखा था, डांसिंग मोमेंट देखा था पाकिस्तान में। हमारे यहाँ वो डांसिंग मोमेंट स्वतः स्फूर्त पैदा नहीं हुआ।
ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये डांसिंग मोमेंट जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ रातों रात और सुबह में लोग सब खुश थे देश में, एब्सोल्युटली। वो एक मोमेंट था, जी। निश्चित रूप से था। लेकिन वो मोमेंट मोमेंटम नहीं पाया और पाकिस्तान में एक डांसिंग मोमेंट क्रिएट हो गया और हमारे यहाँ पार्टी के स्तर से डिसीजन लेके तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी जय हिंद यात्रा निकाली थी इसी युद्ध के दौरान, फिर भी वो एक पार्टी का डिसीजन था। पूरा देश मिल करके इसको डांसिंग मोमेंट में क्रिएट करते, स्वतः स्फूर्त करते, उसका अभाव दिख रहा है। और इसके बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं, इसके सीज फायर पर अपने अपने विचार भी हैं। और एक बात जो पूरा एपिसोड हुआ है उसमें ठीक है। एक तरह से एक आवाज बन करके नहीं उभरी है इस ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जी हाँ, अर्शप्रीत खडियाल जी, देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात आज कहना चाहती हूँ। जो ये परिस्थितियां हैं ना, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हालांकि बयान मंत्री का है, इसलिए इस बयान को बिल्कुल हम ये तो नहीं कह सकते कि नजरअंदाज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, या ये बयान कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर ऐसा बयान पाकिस्तान की सोच को और उनके स्टैंड को मजबूत करता है, तो एक देश होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि हम उस एक स्टेटमेंट को पकड़कर पूरे भारत की जो स्पिरिट है, या पूरे भारत की जो जिंदा दिली है, या जिस तरह से पूरा भारत आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा है, कम से कम हम उसे ना बिगड़ने दें। होता है ना कि यू हैव टू डिसाइड विच फाइट यू वांट टू फाइट। जी वो लड़ाई लड़े जाने के लायक होनी चाहिए। तो क्या एक नेता ने अपने बड़बोलेपन में या अपने अति उत्साह में एक बात कह दी, मैं ये नहीं कह रही कि वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मंत्री कह रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये बात। जी विपक्ष के नाते क्या सोचते हैं आप इस पर? जी, धन्यवाद सवाल के लिए। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ पे आकर के देश से और हमारी सेना से माफी मांगनी चाहिए और आके जवाबदेही फिक्स करना, जिम्मेवारी लेना तो बहुत दूर की बात। भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी से भाग गई, डिबेट छोड़ करके भाग गई। यहां से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, मंत्री जब ऐसा बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखाई देती है, दर्शाई देती है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं थी कि जैसे ये बयान आया मोदी साहब इस पे बोलते, कंडेम करते, इस बयान को कंडेम करते, उस लीडर को कंडेम करते और साथ ही साथ डिसमिस करते उनको। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अभी तक एक लफ्ज भी इस मुद्दे पे नहीं कहा। हम जानना चाहते हैं चुप्पी क्यों। दूसरी बात मीनाक्षी जी, जो आपका सवाल था, अगर ऐसे लोगों को हम स्कॉट फ्री जाने दे देते, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग ना करते, तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होता। लेकिन हमने आवाज बुलंद की। ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने सुओ मोटो डायरेक्ट किया कि डीजीपी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे शाम तक। और जो धारा लगाई गई है वो है 152 एंड 192। जो 152 है वो बेसिकली है क्रिमिनलाइजेस एनी एक्ट दैट एंडेंजर्स द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। जो 192 है दैट इज प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस पे एक तो स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैंने जैसे आपको बताया मोदी साहब ने इसको कंडेम करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम क्यों नहीं कर रही, डिसमिस क्यों नहीं कर रही, शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दे रही, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर स्टैंड अलग होगा तब तो वो कंडेम करेंगे। लेकिन अभी नजर ये आ रहा है, लग ये रहा है अपेरेंटली, भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है। वरना भारतीय जनता पार्टी आगे आके इसका खंडन करती, आगे आके इसको कंडेम करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो किया नहीं। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, जो इनके लीडर्स, वर्कर्स ये देख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ये बयान दिया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो यूएस मीडिएट कर रहा था, सरपंची और करने की कोशिश कर रहा था कि मैं बड़ा भाई बन के आपको बताऊंगा क्या करना है, उस पर सवाल हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने लीडर से बयान जानबूझ के दिलवाया? ये हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। आगे आके स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने जानबूझ के अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की सीज फायर के मुद्दे से, कश्मीर के इशू से, और ट्रंप ने जो कहा
कि ट्रेड अगर तो ट्रेड करना है तो सीज फायर करना पड़ेगा, अगर सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड नहीं होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि अमेरिका खुद इन्वॉल्व हुआ या हमने उसको इन्वॉल्व किया? फिर दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी ठीक है, कि ये आपके सवाल जो हैं ये इनफैक्ट मेरे ख्याल से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी एक 11 पॉइंटर्स सवाल के रिलीज किए हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी केंद्र की जो सरकार है वो इस पर कम से कम जवाब दे। लेकिन इन सबके बीच सवाल पंकज बड़ा यहाँ पर ये भी उठता है, तिरंगा यात्रा जिसका जिक्र भी थोड़ी देर पहले प्रेम कुमार जी ने किया, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं निकाली जा रही है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि अगर ये सभी दलों की तरफ से मिलकर निकाला जाता तो इसका मैसेज शायद और सशक्त होता, बजाय कि सिर्फ एक पार्टी विशेष की तरफ से ना होता तो। लेकिन अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएट बाद नहीं हुआ, ये हुआ है उसके कम से कम 3 दिन बाद, मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद शायद तिरंगा यात्रा निकाली जानी शुरू हुई। क्या एक तरह के डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? क्या एक तरह की ये मैसेजिंग बीजेपी के भीतर गई है कि सीज फायर का मैसेज उनके अपने सपोर्टर्स के बीच भी नेगेटिवली गया है, एक गुस्सा है या एक आक्रोश है? तो जो ये मैसेज सेना के स्तर पर प्रेस ब्रीफ में कम्युनिकेट किया गया उसको मासेस तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए हम तिरंगा यात्रा की एक सूरत देख रहे हैं। लेकिन सवाल पंकज फिर घूमकर वहीं आता है कि मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आपत्तिजनक बयान दे देते हैं, तो फिर आप सेना के जो सम्मान और शौर्य की बात कर रहे हैं वो इस कसौटी पर भी परखा जाएगा कि आपकी पार्टी के भीतर मंत्री पद पर जो सर्व कर रहा है उनकी सोच क्या है। बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे जो गेस्ट ने भी अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों पर ही हमने जिक्र किया, और सुदेश वर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लेखक हैं, पत्रकार रहे हैं, पूर्व नेशनल स्पोक्स पर्सन भी बीजेपी के रहे हैं। सुदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया पर आने के लिए। एक जो मुद्दा यहाँ पर अभी हमने देखा, जैसा मीनाक्षी ने भी जिक्र किया कि इस तरह से अचानक से तिरंगा यात्रा निकालना, हालांकि मीनाक्षी अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि बीजेपी के लिए ये मॉडस ऑपरेंडाई नया नहीं है। अगर आप ट्रिपल तलाक देखें या फिर जो इनफैक्ट बजट के टाइम पर भी जिस तरह से बदलाव लाए जाते थे, तो उसको भी लेकर बीजेपी अक्सर तिरंगा यात्रा या अवेयरनेस कैंपेन्स निकालती है ऑल अक्रॉस इंडिया, जहां पर वो जाके सरकार की बातों को लोगों तक समझाते हैं कि क्यों ये उनके लिए फायदेमंद है या सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है। इस पर्टिकुलर केस में जहां पर एक बीजेपी के मंत्री इस तरह से विवादित बयान देते हैं, मुझे लगता है अंग्रेजी की 2 कहावतें यहां पर मैं जल्दी से बताऊं अपने दर्शकों को। पहला तो होता है कि देयर आर लिमिट्स आफ्टर विच रिप्रेस्ड इमोशंस बिकम डेंजरस। क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, कुछ नेताओं की वो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं? क्या ये दबी हुई भावनाएं हैं जो बाहर निकल आती हैं? जबकि इस समय पर इसका सीधा सीधा खामियाजा जो है वो भारत की छवि को पड़ता है। पाकिस्तान वुड बी वेरी क्विक टू लैच ऑन टू दिस एंड मेक इट अ प्रोपोगेंडा। एंड सेकेंडली, द ओनली डिफरेंस बिटवीन जीनियस एंड स्टुपिडिटी इज दैट जीनियस हैज लिमिट्स। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने एक्शन से, अपनी बातों से, नो मैटर आप एक मोटर माउथ नेता पहले भी जाने जाते हैं, विजय शाह ऐसे कमेंट्स करने के लिए आप हैं, लेकिन जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की, देश की आन बान शान की, उसकी सुरक्षा की, उसके इमेज की, अगर आप इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही कैपेसिटी में कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आप उस पद पर बने रहें, उस पब्लिक लाइफ में आप वो इसी पॉइंट के एक्सटेंशन के लिए सुदेश जी मैं आपके पास सर इस पॉइंट को लेकर आ रही हूँ। देखिए, अल्टीमेटली हाईकोर्ट को कहना पड़ा, डीजीपी को आदेश देना पड़ा कि आप इस पे एक्शन लीजिए, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, और 4 से 5 घंटे का समय सीमा उन्होंने तय किया कि इतने टाइम लिमिट में आप ये करिए, वरना इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। लेकिन क्या सर ये बेहतर नहीं होता कि अगर बीजेपी के भीतर से चाहे पार्टी इस पर कुछ एक्शन लेती, जवाब मांगा जाता, शो कॉज नोटिस रिलीज किया जाता, जो एक अमूमन एक कार्यशैली होती है किसी भी राजनीतिक दल के भीतर, या इसे लेकर बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए जाते, कंसिडरिंग कि ये कंट्रोवर्सी कोई आम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं थी, ये एक ऐसे वक्त में आई जब देश वॉर सिनेरियो में है, ये एक ऐसे वक्त में आई जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये एक ऐसे वक्त में आया जिस समय सेना के डीजीएमओस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, सबूत देने पड़ रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तथ्यों के साथ ध्वस्त किया जाए। और उस समय पर
अगर हमारी पॉलिटिकल बयानबाजियां, मैं यहाँ पे बीजेपी की बात नहीं कर रही, कांग्रेस की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो कोई रसूख रखता है या उसकी बात का कुछ मतलब है, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो सर फिर हम भारत की मदद नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जी मीनाक्षी जी, मैं बोलूं? जी सर। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, पंकज जी भी हाईलाइट किए, थैंक्स फॉर डूइंग दैट। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति अगर कुछ गलत बोल जाता है और उसके बाद उसको विड्रॉ कर लेता है, तो उसको मानना चाहिए कि ये ना उसकी आइडियोलॉजी है ना पार्टी की आइडियोलॉजी है। कोई व्यक्ति कभी हो सकता है गलत बोल दे, तो उसको इतना मौका देना चाहिए। अगर वो इसी पर अड़ा रहता, जैसे लेफ्टिस्ट थे ना, अड़े रहते थे, चीन को सपोर्ट करते थे तो अड़े रहते थे, उनकी आइडियोलॉजी है, ये हमारी आइडियोलॉजी हो ही नहीं सकती। और पार्टी ने एक्ट किया तभी तो उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि नहीं, गलत बोल दिया, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। और कोई भी पार्टी, बीजेपी जैसी जो नेशनलिस्ट पार्टी है, ऐसा नहीं कर सकती। कुरैशी जी एक विमेन स्पोक्स पर्सन भी हैं हमारी सेना की, बहुत इज्जत के साथ उन्होंने सारे अच्छी बातों को रखा, सेना की पूरी बातों को रखा, और हमें गर्व है इस पर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के साथ पूरा इमेज मैच करता था। ये जिसने भी किया वो गलत किया, और जो भी लीगल एक्शन अगर बनता है तो लेना चाहिए, इस पर कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग का समय नहीं है। अब मैं आता हूँ दूसरे एस्पेक्ट पर, जिसपे आपके वक्ताओं ने कुछ कहा, तिरंगा यात्रा। देखिए, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर सेलिब्रेट करना चाहती है, क्योंकि राष्ट्र ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है। आप इसको जिस भी नज़रिए से देखिए, इतनी बड़ी विक्ट्री बहुत रेयर हासिल होती है कि हम जाके सर्जिकल स्ट्राइक इतने अच्छे से किए, मिलिट्री बेसिस पर भी किए, और पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है हमारे फायर पावर को, हमारे एयरफोर्स को, हमारे कंबाइंड डिफेंस फोर्स को। ऐसे में जब जीत होती है, ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक जो बालाकोट में हुआ था वैसा नहीं था, या उसके पहले उरी के बाद जो हुआ था वैसा नहीं था, ये बहुत बृहद पैमाने में हुआ। 9 जगह टेररिस्ट हाइडआउट्स को डिमोलिश किया गया, 100 से भी ज्यादा खूंखार टेररिस्ट मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो हमारे सीमा को नहीं भेद पाया, और हमने फिर रिटेलिएट करके पाकिस्तान की 11 बेसिस को, अब तो आ रहा है कि और भी ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, तबाह कर दिया। तो ये विक्ट्री अगर हमारा कैडर सेलिब्रेट करना चाहता है तो किसी को भी अपोज नहीं करना चाहिए। और हम तो लोगों को बताएंगे कि जो फेथ आपने मोदी जी पर रखा, देखिए मोदी जी उस फेथ के मुताबिक सही उतरे हैं। बाकी पार्टी को सेलिब्रेट करना है तो आ जाए, हमारे साथ ज्वाइन करे, हमने क्या बोला है? जो भी व्यक्ति इस चीज का समर्थन करता है आगे सेलिब्रेट करे, किसने मना किया है? आप नहीं सेलिब्रेट करना चाहते, आप बोलते बीजेपी हमें साथ क्यों ले रहे? सब साथ आइए ना, भारत के आप नागरिक है तो सभी साथ आइए, सेलिब्रेट करिए, इसमें क्रिटिसाइज करने का क्या बनता है? बताइए। प्रेम कुमार जी, बड़ी महीन सी रेखा है सर। ठीक है, देर से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी अगर इस मैसेजिंग को देश में घर घर में कन्वे किया जा रहा है तो फिर उसमें गलत क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली बात तो भारत की हो रही है ना, अल्टीमेटली बात तिरंगे की हो रही है, अल्टीमेटली बात अगर सेना के शौर्य और उनके उस एक्शन की हो रही है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं 1971 वॉर वाले सिनेरियो में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं जिस तरह के स्ट्राइक्स किए गए हैं, मैं उसी परिधि को आगे ले जाते हुए उस पर बात कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है किसी ने भी तिरंगा यात्रा के विरोध में नहीं बोला है जो अभी निकल रही। तिरंगा यात्रा एक लेकिन ऑपोजिशन की कई पार्टीज बोल रही है ना, उद्धव ठाकरे शिवसेना के तो सामना में छप गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर भी उसमें लगा लीजिए, और ये आप राजनीतिक फायदा लेने के लिए आपकी यात्रा निकाल रहे हैं, मोदी जी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए। ये भी जो एक तरह से है उसकी एक आलोचना करते हुए प्रशंसा ही है। तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं है, कि उनका ये आरोप है कि इसका राजनीतिक लाभ उठा रहे, यही है। तिरंगा यात्रा के खिलाफ में मुझे नहीं लगता कि कोई खड़ा हो सकता है। तो बात इसमें यह है, जैसे सर्वदलीय बैठक 3 बार बुलानी पड़ती है, या 2 बार मेरे ख्याल से हुई थी, तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सबका समर्थन लिया गया, एक बुलाना पड़ा। तब अगर आप बोलते कि सभी पार्टी हमारे फैसले के साथ में खड़े हो जाइए, जिसको मन है देश के लिए खड़े हो जाइए, तो फिर सर्वदलीय बैठक क्यों? आप जब देश के लिए ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा इवेंट होता कि पार्टी से भी ऊपर उठ करके बोलते कि आइए सारे 10 दल मिल करके फैसला करें। मेरा इतना ही सबमिशन था कि ये बड़ा हो सकता था। उसके बाद जी कुछ बोलना चाहते हैं आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मैं बोल लूं प्रेम कुमार जी? देखिए, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन ये समझना जरूरी है सरकार और पार्टी में। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे, सभी पार्टी की मीटिंग करेंगे, सभी को बुलाएंगे। लेकिन जब बीजेपी अपना करती है तिरंगा यात्रा, ये सरकार के लेवल में नहीं है,
तो ये बीजेपी ओपन कॉल दी कि सब लोग आइए ज्वाइन करिए। जी तो अगर कांग्रेस को ज्वाइन करना है तो किसी ने मना नहीं किया, आप जी ज्वाइन जी करिए, कोई आपको ना नहीं बोलेगा, सभी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जी। मैं इसमें थोड़ा कुछ ऐड करना चाहता हूं। पुरानी परंपराओं को याद कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल पहले हुआ करता था तो ऐसा नहीं कि अपने पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के कॉल का इंतजार करता था। ऐसे समय पर सब लोकल लेवल पर डिसाइड करके देश के लिए निकल जाते थे, या आंदोलन की या प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करते थे। इन दिनों क्या हो रहा है, जब तक पार्टी का आलाकमान एक कार्यक्रम नहीं देगा तब तक कोई निकल के सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर तो पहले दिन हमने बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। क्यों नहीं उस दिन तिरंगा यात्रा देश भर में निकली? क्यों नहीं निकला? तो ये ऑपरेशन सीज फायर के बाद पाकिस्तान में लोग डांस कर रहे हैं। तब एक राजनीतिक दबाव महसूस हो रहा है कि भाई कहीं आम ओपिनियन हमारे खिलाफ तो नहीं चला जाए। ऐसी परिस्थिति में जब तिरंगा यात्रा निकलती है तो लोग बोलते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए या नुकसान से बचने के लिए ये किया जा रहा है। जी। मैं अर्शप्रीत जी से इस पर रिएक्शन होंगी, लेकिन उससे पहले सुदेश जी, मैं एक छोटा रिएक्शन आपसे सर इस पर चाहूंगी। सर, ये मैसेजिंग बीजेपी के भीतर भी गई है। अब इसे एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें वो अलग बात है, लेकिन ये मैसेजिंग वहां गई है कि सीज फायर जिस तरह से उसकी घोषणा हुई, हमारी सरकार पहले इन्फॉर्म करती, उस तरह से एक मैसेज कम्युनिकेट होता, उससे पहले ट्रंप साहब का ट्वीट आ जाता है। इसने किसी भी स्वाभिमानी भारतीय को एक लेवल पर डिस्टर्ब किया है, असहज बनाया है, और इसकी वजह से एक मैसेजिंग सर बीजेपी के भीतर गई है कि लोग नाराज हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की जिस छवि के लिए वो जाने जाते हैं, उस छवि के साथ सर ये मैच नहीं कर रहा था। मीनाक्षी जी, थोड़ा पर्सपेक्टिव में चीजों को समझ लें। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, तू मैं नहीं हो रहा है, तो एक पर्सपेक्टिव मैं देना चाहूंगा, वो भी एक पर्सपेक्टिव है, उसको आप समझेंगे तो शायद ये प्रश्न नहीं रहेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था यूएस का, तो उन्होंने कहा था कि आते ही 24 घंटे में हम यूक्रेन और रशिया का बस खत्म कर देंगे, वार खत्म हो जाएगा। ये बड़बोले प्रेसिडेंट है वहां के। भारत ने इनको नहीं बोला कि आप मीडिएट करिए। भारत क्यों बोलेगा भाई? भारत तो बॉम्बिंग कर रहा था, भारत का तो अपर हैंड, भारत क्यों बोलेगा? पाकिस्तान ने एडमिट किया है, उसने थैंक्स दिया है सऊदी अरेबिया को, ओमान को, चाइना को, अमेरिका को। इसका मतलब है पाकिस्तान लेकिन ट्रंप साहब ने एक बार दो बार नहीं बोला, 3 से 4 बार रिपीट, सर 3 से 4 बार ट्रंप रिपीट कर चुके हैं और कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी दी, उसके बाद इनको ये करना क्या बोले? हमने बोला क्या? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि सर, लेकिन भारत की तरफ से रिबटल क्यों नहीं आया कि नहीं ऐसा नहीं है? आप सोचिए कि यूएस का प्रेसिडेंट बोलता है और हम उसके डीजीएमओ के लेवल तक ले आते हैं। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 2 बार कॉन्टैक्ट किया इंडिया को कि सीज फायर। और दूसरा चीज है, आप बात करिए, आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये बताइए, जब मिलिट्री ब्रीफिंग होती थी तो क्या उसमें हमने नहीं बोला था, सरकार ने नहीं बोला था ऐसा? मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं, सरकार ने क्या ऐसा नहीं बोला था कि अगर पाकिस्तान प्रोवोक करना बंद कर दे तभी हम रिटेलिएट नहीं करेंगे? तो सीज फायर की जरूरत क्या थी? सीज फायर तो एक फेस सेवर था जो अमेरिका या बाकी राष्ट्रों ने पाकिस्तान को दिया, ये जाके पैर पकड़ लिए। अरे हम तो पहले से ही तैयार थे कि तुम अगर प्रोवोक नहीं करोगे तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। कितनी बार बोला गया? तो पाकिस्तान को चाहिए था। इसमें हमारे लोग जो है ना, हमारे जो एंटी मोदी जो सेंटिमेंट फैलाना चाहते हैं, वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स से और जो हमारे टर्की के जो मीडिया है उससे इन्फ्लुएंस होके वो कहां से खबरें ला रहे हैं, अपने सेना की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली बार भारत में वैसे ग्लोबल टाइम्स और वैसे उन्होंने क्वेश्चन किया था, ग्लोबल टाइम्स और टर्की का मीडिया कारगिल पर भी यही किया था। अरे पाकिस्तान तो मीनाक्षी जी 1971 के वार हारने के बाद जब टुकड़े हो गए तब भी बोलता है कि हम जीते थे। तो क्या करिएगा पाकिस्तान का? आप पाकिस्तान के नैरेटिव को मानना चाहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसको मानेंगे, आपकी सेना के जो चीफ बोल रहे हैं उसको मानेंगे? ठीक है सर, वैसे अब टर्की का और ग्लोबल टाइम्स जो है दोनों को एक्स पर बैन कर दिया गया है फिलहाल, तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन मैं आपको गृह मंत्री का ही 2023 का स्टेटमेंट याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीज फायर अगर 3 दिन के बाद घोषणा हुई होती तो पीओके हमारा होता। ये संसद में दिया हुआ उनका बयान है। तो अब जब आप इस नजरिए से देखते हैं पीओके को लेकर, मैं नहीं कहूंगी कि बीजेपी के कितने नेता ये बात कहते हैं, लेकिन मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रही हूँ। टॉप लीडरशिप ने संसद में बोला है, अलग अलग महत्वपूर्ण मंचों से ये बात की है। इसीलिए जनता के भीतर अगर ये स्वाभाविक उम्मीद जागी कि हमारे पास इस बार अवसर था, हम उस मुहाने पर खड़े थे जहां से हम पीओके हम हासिल कर सकते थे, हमने वो ग्राउंड क्यों छोड़ा? जबकि
सरकार के एजेंडे में वो शामिल है, सरकार के मीनाक्षी एजेंडे जी, में वो शामिल था। मीनाक्षी जी, पीओके को खाली कराना है, ये पार्लियामेंट का 1994 का रिजोल्यूशन है। और क्यों है? क्योंकि जब पाकिस्तान ने कैप्चर करने का प्रयास किया था पूरे कश्मीर को, उस समय ब्रिटिश ऑफिशियल ने भी बोला था कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, ये भारत का पार्ट है। क्यों सीज फायर हुआ, क्यों एलओसी हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन तो नेहरू जी दे सकते हैं। ये वीकनेस था। लेकिन आज के दिन आज का जो हमारे स्ट्राइक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, इसका लिमिटेड पर्पस था कि हम टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी अटैक नहीं कर रही थी भारत की सेना। ये तो ठीक है। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया, ड्रोन ठीक भेजना है। शुरू किया, चलिए। दिल्ली पर भी अटैक करने का सुदेश प्रयास सर, किया। बस कब एक लगा सवाल, कुछ क्योंकि ये करना होगा। डिस्कशन बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जा रही है, इसलिए ये सवाल पूछे बिना मैं रह नहीं पा रही। लेकिन मुझे अपना बिल्कुल फेयर ओपिनियन बताइएगा सर। जिस अंदाज में भारतीय सेना पाकिस्तान पर एक्शन ले रही थी, ये सीज फायर अगर 3 दिन के बाद होता तो पाकिस्तान का सूरत हाल क्या होता सर? तो निश्चित ही देखिए, हमने हमेशा ब्रीफिंग में आर्मी ने बोला है कि आप बंद करिए एस्केलेट करना, तो हमारी तरफ से रिटेलिएशन नहीं होगा। ये रिटेलिएशन था जो सर, ये भारत का डिप्लोमेटिक अटैक हुआ जवाब था। है। अगर सर, क्लियर जवाब पाकिस्तान नहीं दीजिए। करती, अगर 3 दिन बाद पाकिस्तान सर नहीं सीज फायर करती, हुआ होता, अगर तो 3 दिन और मिल जाते भारतीय सेना को, तो मुझे बताइए हम क्या तो होता। हमेशा तैयार थे। अगर पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने के बाद सेना ने साफ बोल दिया था कि हमारा तो जो ऑब्जेक्टिव सर, था अपने मन की बात बताइए। सुदेश सर, अपने मन की बात बताइए। सेना का स्टैंड तो सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है। एक्सपेक्टेशन सबने बढ़ाया, लेकिन ऐसा कहीं से नहीं था ऑपरेशन सिंदूर में कि पीओके को मिला लेना है। हाँ, अगर पाकिस्तान ने वो प्रवोक किया होता तो वार क्या रूप लेगा, वार सर, कैलिब्रेटेड ऑपरेशन सिंदूर का स्वरूप सर सबको पता है, वो तो सबने बताया। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप राइटर हैं, ऑथर हैं, बड़ा खुलकर अपनी बातें रखते हैं, लेकिन 3 दिन का समय भारतीय सेना के पास और होता। 3 दिन में ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 दिन और होता। अगर पाकिस्तान और प्रवोक करता तो वार किस ओर टर्न करता कोई नहीं जानता है। ये फुल स्केल वार में होता तो आप जो बोल रहे हैं पूरा देश वो चाहता है वो भी हो जाता, लेकिन वो भी होगा। पंकज वांट्स टू ऐड समथिंग। प्रधानमंत्री ने बोल दिया है। ठीक है पंकज, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं कि वॉर बिल्कुल शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसको रोक पाना और कहाँ वो खत्म होगा उसका उदाहरण हमारे सामने है। दो अलग अलग वॉर चल रहे हैं यहाँ पर। मैं आंकड़ों के अनुसार बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और फिर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप के रोल में उस ट्रेड के जिक्र को अब रफा दफा किया है। हालांकि 2 चीजें हुई थी मीनाक्षी, जिसकी वजह से शायद आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। वो 10 तारीख को शाम में जब अचानक से 3:30 बजे 4 बजे के करीब ये सीज फायर का बयान आता है और 5 बजे से वो लागू होना रहता है, उस समय डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट करना ये एक थोड़ा अटपटा था कि 99 पर भारत की आर्मी बैटिंग कर रही है और सडनली इनिंग्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। उस समय दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत ट्रिकल डाउन करती थी और जो लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे कि चलिए अब मौका है तो पीओके लेते ही है, तो वो एक बिल्डअप चल ही रहा था। वहां पर वो फिर अचानक से उस पर पॉज लगा। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस रात 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे जब एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वो इंडिया के स्टैंड को लेकर नहीं बल्कि पाकिस्तान के मिस एडवेंचर को रिट्रेट करने के लिए हुआ कि फिर से फायरिंग चल रही है और वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको नहीं माना गया। और वहां पर जो हमारे जी हाँ, जब वो आकर उन्होंने बताया तो उनके चेहरे पर थकान थी। पिछले 3 दिनों से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पर व्योमिका और विंग कमांडर व्योमिका और लेफ्टिनेंट कर्नल भी थी कुरैशी, तो वो थकान कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। उससे जो उस पॉइंट पर जो मैसेज गया, जो मुझे भी एज ए पत्रकार हम लोग कोशिश करते हैं कि हम न्यूट्रल रहें, हमारे इमोशंस या सेंटिमेंट्स हमारे ऊपर हावी नहीं होते हैं, लेकिन वो देखकर कहीं ना कहीं एक क्रेस्ट फॉलन जो एक मैसेज आया, उसको ये 2 चीजें जो है वहां पर आघात की। उसके बाद जो जिसको बिल्डअप किया वो था कि डिफेंस फोर्सेस के लगातार उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें उन्होंने प्रूफ दिया और कल जैसा हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिर संबोधित किया परसों। मैं थोड़ा ऐड करूं इसमें। हाँ, खडियाल साहब, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। खडियाल साहब से एक रिएक्शन लेके सुदेश सर उसके बाद आऊंगी आपके पास। अशप्रीत खडियाल जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके मध्यस्थता को लेकर बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने बकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी पहले ही सीज फायर के ठीक अगले दिन, जब सचिन पायलट ने ये सवाल सीधे सीधे पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जरिए सीज फायर अनाउंस होने का क्या मतलब है, इस पर सरकार स्पष्टीकरण दे। सर, आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने तो ज्यादा समय सर्व किया है देश में, सरकार में आप लोग ज्यादा रहे हैं और इस तरह के मैटर्स में
स्पेशली मैं मध्यस्थता शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। सर, मध्यस्थता वर्ड जो है ना, ये बड़ा टेक्निकल शब्द है, ये आम बोलचाल का शब्द नहीं है जब डिप्लोमेसी की बात आती है वहां पर। तो मध्यस्थता तो एक टेक्निकल शब्द है, औपचारिक रूप से एनफोर्स की जाती है। अब चाहे शिमला अग्रीमेंट के दायरे में इसको देखें या इस लिहाज से देखें कि भारत का स्टैंड कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान में को लेकर, आतंकवाद के मामले को लेकर हमेशा क्या रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी किस छवि के साथ दुनिया में इस वक्त बातें कर रहे हैं वो तो पूरा विश्व जानता है। लेकिन उस बड़े बोलेपन में अगर उन्होंने ये लिख दिया कि मैंने धमकी दी, मैंने धौंस दिखा दी भारत को, पाकिस्तान को, ट्रेड की बात कह दी, तो इस पर कांग्रेस पार्टी क्यों इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही है? क्या आपको ये नहीं समझना चाहिए सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसका तो इतिहास ही ये है, वो तो पहले बिजनेसमैन ज्यादा है, उसके बाद पॉलिटिशियन है। जी धन्यवाद मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारी सेना ने एक बेफिटिंग जवाब पाकिस्तान को दिया। हर एक चीज जो पाकिस्तान ने ट्राई की, अटेम्प्ट किया, चाहे ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थे, कुछ भी था, हमारे डिफेंस सिस्टम्स ने, हमारे S-400s ने इंश्योर किया कि सारे के सारे अटैक्स फॉइल किए जाए, सारी की सारी हवा में उड़ा दी। तो हमारी लात ऊपर थी, हम डोमिनेट कर रहे थे। फिर उसके बाद एकदम से सीज फायर अनाउंस होता है। पहले अमेरिका करता है, डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे अनाउंस करते हैं, फिर हम अनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करनी शुरू कर देती है। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका को बड़ा भाई बना करके मीडिएट क्या सरकार ने करवाया, या यूएस खुद? एक सेकंड, सवाल मेरा कि वो खुद इन्वॉल्व हुआ या हमने उनको इन्वॉल्व किया, ये स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है। जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले सुदेश जी ने कहा कि उन्होंने तो जिस समय चुनाव जीते थे उसी समय कह दिया था कि मैं पावर में आऊंगा तो मैं यूक्रेन रशिया वॉर रुकवा दूंगा। तो क्या यूक्रेन और रशिया ने उनको इन्वॉल्व किया था? नहीं किया ना। लेकिन वो उनके स्टेटमेंट्स इसी तरह के डोनाल्ड ट्रंप के रहे हैं। नहीं, एक वहां पे फर्क है, वहां पे फर्क ये है, आपने कहा कि क्या उन्होंने इन्वॉल्व किया, क्या डोनाल्ड ट्रंप के कोई बयान आने के बाद यूक्रेन ने या रशिया ने सेम बयान दिया? नहीं दिया ना। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीजफायर अनाउंस किया, उसके बाद हमने अनाउंस किया। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? यहाँ से कड़ी जुड़ रही है, वहां पे कहाँ कड़ी से कड़ी जुड़ रही है? दूसरी बात, जरूरी चीज देखने की ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा बयान देती है हमारे एक आर्मी ऑफिसर को, एक कर्नल को, सर्विंग कर्नल को, और वो भी जिन्होंने इतना साहस, इतनी ब्रेवरी के साथ देश ठीक है, वो टॉपिक हो गया। मैं मध्यस्थता वाली बात पर अभी सवाल, ठीक है सर, मैंने वो इनिशियल 10 मिनट्स में वो डिस्कस कर लिया है। मैं सेकंड पॉइंट पे आ चुकी हूं। एक और चीज बड़ी जरूरी है, मैं मध्यस्थता एज ए टेक्निकल वर्ड पे आ चुकी हूं। मैं वापस उसी डिस्कशन में नहीं जाऊंगी ना जो मैं ऑलरेडी 15 मिनट कर चुकी हूं। मैं समझ गया, मैं अगले पे आ रहा हूं। अब बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये चीज बताए कि ये सीज फायर हुआ, लेकिन देश इंदिरा गांधी जी को इस वजह से याद कर रहा था क्योंकि 1965 में, सबको याद है, प्रेसिडेंट निक्सन को खत लिखने के 4 दिन के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया। आपको याद है 1971 में 1971 में हुआ था, और 1965 में हमारी आर्मी लाहौर के डोरस्टेप पे जाके पाकिस्तान को सरेंडर करवा के आई थी और एक मैसेज कन्वे किया था, इंडिया कैन नॉट बी मेस्ड विद, इंडियंस कैन नॉट बी मेस्ड विद। 1971 देश याद करता है इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, 1965 जो हमने किया था, और उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि जब यूएस अपोज करा था उसके बावजूद हमने $5 बिलियन से ज्यादा का IMF लोन सिक्योर कर दिया था। और अब बात ये है, अर्शमीत जी, मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ। देखो, इंदिरा जी के योगदान को कोई डिनाई नहीं कर रहा है, सबने उस पर बात की और खूब मीडिया में चला भी है। लेकिन सर, क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 1971 के समय युद्ध की जो कंडीशंस थी और 2025 में आज के वक्त में जो हालात हैं, क्या इनको कंपेयर किया जा सकता है? अलग सिचुएशंस, अलग वक्त, अलग दौर, अलग तरह के सॉल्यूशंस मांगता है सर, अलग तरह के फैसले मांगता है। कांट बी कंपेयर्ड। नहीं, इट वेरी मच कैन बी कंपेयर्ड। उसका कारण ये है कि आज भी हमारी डिफेंस इक्विपमेंट, हमारी आर्मी के नंबर्स, हमारा पैराफर्नालिया, हमारा वॉरफेयर, हर एक चीज पे वी आर मच बेटर देन पाकिस्तान। और ये जो आपने सवाल इनको किया था कि 3 दिन अगर और सीज फायर ना लगता तो आज हालात क्या होने थे, पीओ के ऊपर क्या स्टेटस होना था। अब भारतीय जनता पार्टी बताइए, अमित शाह साहब ये बयान दे रहे थे कि 3 दिन सीज फायर ना होता तो ये होनी नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी इस पे बताएगी कि इन्होंने फिर सीज फायर क्यों किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच थी जो अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, तो अब वही अप्रोच को अपनाया क्यों नहीं गया, उसको बदल क्यों दिया गया, उसका कारण क्या है?
ये बताएं। और दूसरी चीज ठीक है। ये बताएं कि ट्रेड वाला जो रिमार्क डोनाल्ड ट्रंप का है, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत है? क्यों नहीं अपोज कर रही? क्यों नहीं, मोदी भारतीय साहब बोल जनता रहे हैं? पार्टी की उससे सहमत असहमत होने पे कुछ नहीं होता। विदेश मंत्रालय की जब प्रेस लेकिन होना कॉन्फ्रेंस हुई चाहिए। तो रणधीर जायसवाल साहब ने कल बड़ा क्लियर कट बोला कि ऐसी कोई वार्ता मुझे नहीं समझ हुई है लीजिए, और मैं जो भी जवाब देता डोनाल्ड हूँ ट्रंप कह रहे एक हैं एक पॉइंट ऐसा का। कुछ नहीं है। तो उस पे तो विदेश मोदी मंत्रालय ने साहब क्लैरिटी दे दी ना सर, कल प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस हुई थी बात और ये है, उसको पर प्रॉपर मोदी तरीके से डिनाई कर दिया मोदी गया था। हाँ, साहब सुदेश जी साहब बोलिए। के बोलने से मैं पहले, बोलूं? मोदी साहब के बोलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेस वार्ता करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले सीज फायर कहते हैं कि अनाउंस कर दिया हमने, क्या हो और गया? हमने ये ठीक है, चीज अनाउंस। एक सेकंड। तो आपका बात पॉइंट ये है कि नोट कर लिया सर। हाँ, मोदी सुदेश जी साहब को बोलिए। आगे आके देखिए जोर करना पंकज चाहिए जी, कि हम मीनाक्षी जी, सक्षम है। वी आर मैं कॉम्पिटेंट बोल रहा इनफ हूँ, अरे भाई टू समझ डील गए आपने विद आपकी बात। पाकिस्तान। प्रधानमंत्री का आपकी आपने बात देश समझ के नाम गए, संबोधन अगर जवाब सुना हो तो ये आपकी एक एक पॉइंट्स बात थे का उसमें। जवाब हाँ, दूंगा। मैं बताइए। भाग नहीं रहा हूँ, आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा अगर हमें चैनल समय देगी तो। शुरू करते हैं इंदिरा गांधी जी से। इंदिरा गांधी सर जी की संक्षेप मीटिंग में, को, सर संक्षेप में, मैं समय की देखिए कमी है ऐसा नहीं इसलिए होता बस कि इतना संक्षेप में। बड़ा अटैक के लिए आप ज्यादा समय दे दीजिए और डिफेंस के लिए आप समय नहीं दीजिए। देखिए इंदिरा गांधी जी को हम लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, पार्लियामेंट में अप्रिशिएट हुआ था, तारीफ बजा के कि शेरनी है भारत की। लेकिन आज उनकी आत्मा बहुत दुखित होगी कि उन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात कर रही है। उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। कहीं भी भारत सरकार ने या पार्टी ने नहीं बोला ये। आपको पता होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी होगी, क्योंकि उन्होंने 2.4 बिलियन डॉलर का आईएमएफ एक एड दिलाया है पाकिस्तान को, इकोनॉमिक रिफॉर्म से लिंक किया है, क्लाइमेट चेंज से लिंक किया है। तो वार चलते रहता तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या खाक होगा? आपको पता होना चाहिए अगर वहां यूएस दे रहा है तो $400 मिलियन ने मालदीव्स को दिया है। अरे हमें क्या यूएस करेगा? हम जल्दी ही फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं, यूएस को हमारी जरूरत है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जी के हैबिट को सभी जानता है, क्या ये अच्छा लगेगा कि आदमी बच्चों की तरह क्रिटिसाइज करे? सारी बात खत्म हो गई, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, बता दिया गया। जो होगा पीओके पर ही होगा, पाकिस्तान से सीधे बात होगा, पीओके खाली कराया जाएगा, कोई ट्रेड इशू इन्वॉल्व नहीं था, सब तो बता दिया गया। बाल का खाल क्यों निकाल रहे हैं? अरे कुछ तो समझिए, अभी ये वॉर लाइक सिचुएशन अभी भी है, अभी भी मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक हमने है। नहीं बोला कि सीज फायर फाइनल है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है। हमने तो सीज फायर के दिन जब मैं चैनल पर आया था, मैं बता दिया 2 दिन के बाद रिव्यू होगा इसका। तो भारत तो अपना पक्ष रखेगा। आप क्या चाहते हैं, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या बच्चों की तरह झगड़ा करें? अरे बहुत मिच्योर लीडरशिप है आपका, ट्रस्ट करिए। डोनाल्ड ट्रंप का लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ कांग्रेस और बाकी लोग जो है पता नहीं अननेसेसरी आप मोदी जी को घेरना चाहते हैं। ठीक कुछ है, दिन मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। प्रेम सर इस पर रिस्पॉन्ड आप करिएगा प्लीज। फॉरेन पॉलिसी ने क्या शिफ्ट लिया है या क्या ये समझा जाए कि एक चैलेंजिंग पोजीशन यहाँ पर आ गई, क्योंकि कल रात का जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ग्रेट नेशंस हैं, ग्रेट लीडरशिप्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप ये बात कह रहे हैं, भारतीय होने के नाते भी और मीनाक्षी जी, डोनाल्ड वर्ल्ड ट्रंप जी पॉलिटिक्स बोलते हैं का 1000 साल से लड़ाई हो वर्ल्ड रही है। पॉलिटिक्स कौन का से 1000 स्टूडेंट साल होने से के लड़ाई हो रही नाते है बताइए? मैं इस बात को समझ सकती हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ को कैसे उसी कैटेगरी में इक्वेट किया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप कैसे ला सकते हैं? भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर इशू को 1000 साल पुराना बता रहे हैं, लेकिन जो चीज मुझे यहां व्यथित करती है एक पत्रकार होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, कि डोनाल्ड ट्रंप के बीते रात के स्टेटमेंट में मुझे भारत पाकिस्तान अमेरिका की नजर में एक स्थान पर इक्वेटेड दिखाई दे रहे हैं। और यह हाल तब है जब भारत की फॉरेन पॉलिसी ने यह अचीवमेंट हासिल किया है बीते वक्त में कि अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत का विजिट कर रहा है तो उसी सेम टाइम में वो पाकिस्तान का विजिट ना करे। इस परंपरा को स्थापित करने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगा था, लेकिन जो अभी हुआ है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान को तराजू के पलड़े में समान रूप से रखकर बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है सर? भारत पाकिस्तान कैसे एक लेवल पर हो सकते हैं? तो इस लिहाज से हमारी फॉरेन पॉलिसी आज कहां खड़ी है और क्या आप इसको बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के मामले में मान रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, वैसे तो आपके सवाल में ही बहुत सारे उत्तर आ गए, लेकिन फिर मैं बोलता हूं इम्पोर्टेंट बात क्या है। ये सच है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े झूठे हैं। उनकी झूठ की टाइमलाइन तो न्यूयॉर्क टाइम्स निकाल करके रखी होती है कि हर दिन कितने झूठ बोलते हैं। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप की बात को न सिर्फ पाकिस्तान ने माना, हिंदुस्तान ने भी माना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर, उसकी पुष्टि हमारे यहां से भी हुई, उसकी पुष्टि पाकिस्तान से हुई। तो उस झूठे आदमी को
सच्चाई का मुहर तो दोनों ही सरकारों ने लगाया ना। तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि बाकी जो संलग्न बातें सीरीज में वो बोल रहे हैं वो झूठा है और पर्टिकुलर सीज फायर जो था वो सच्चा था? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि वो सीज फायर बोल रहे हैं, साथ में कह रहे हैं हमने डरा करके किया कि तुम ट्रेड बंद कर देंगे, इसलिए साथ में ये कह रहे हैं हमने 50 लाख लोगों की जान बचा दी है। वो न्यूक पावर की भी बात कर रहे हैं, न्यूक लड़ाई की भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इस पर चुप्पी बड़े सवाल करती है। ये बोलने से नहीं चलेगा कि वो बड़बोले हैं तो सीज फायर में भी बड़बोले होते हैं। सीज फायर तो हुआ। और दूसरी बात इसी से जुड़ी है भाई, सुदेश जी कह रहे थे उकसावा वो कर रहा था पाकिस्तान। अरे हमारे 24 शहर में बम फेंक रहा था। उकसावा शब्द बहुत छोटा है, वो युद्ध लड़ रहा था हमसे। हम ऑपरेशन सिंदूर करके चुप रहना चाहते हैं, आज भी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। अरे ये उन्होंने ऑपरेशन उकसाया, सिंदूर प्रेम जी, जारी तो आपको नहीं रहेगा पता हमने तो क्या उसके किया। ही तो जवाब में वो हमारे देश के 24 शहरों में एक साथ अटैक कर रहा है और सीज फायर वो प्रपोज कर रहा है हमारी अरे सरकार के हमने क्या हिसाब किया से, आपने नहीं और देखा हम क्या? उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई वो हमारे शहर में घुस के मार रहा है। इवन सीज फायर के बाद 2 रात तक उसने हमारे ऊपर ड्रोन छोड़े, उस पर चुप्पी है। वो उकसा रहा था, तब भी उकसा रहा इसका था। जवाब दो। हाँ, एक जी, सेकंड जी। सर, कंप्लीट कर लें वो। हाँ पंकज, आप इसमें जोड़ना देखिए, चाहते हैं? हाँ पंकज एक बार ऐड करें, फिर सुदेश सर एक साथ जवाब दीजिएगा। हाँ पंकज। बिल्कुल। मैं यहाँ पर चूंकि बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान और भारत की, मैं बता दूं कि आईएमएफ ने अभी अभी $1.2 बिलियन बांग्लादेश को भी पैसे जो है वो सैंक्शन कर दिया है, उन्हें ओके कर दिया है। तो ये जो बिजनेस डील की जो बात थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, इस तरह से है। सर एक चीज मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही क्यूरियस कैरेक्टर हैं, और मीनाक्षी ने सही कहा जब उन्होंने इस सांस में भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री का जिक्र किया, और फिर जो कसीदे भी पढ़े वो भी दोनों के लिए सेम ही थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन दोनों को डिनर पे भी कभी जाना चाहिए। ये जो एक टेंडेंसी है, ये एक टिपिकल वेस्टर्न टेंडेंसी है एशियन एलाइज को देखते हुए। अब इसमें अगर आप देखें कि आप वो चाइना को काउंटर करने के लिए इन दोनों को अपने साथ रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अलग फोर्सेस भी हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए तो उसके पड़ोस में ताइवान भी है, जो अभी सेमीकंडक्टर्स बनाने में सबसे आगे है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें एक सामरिक महत्व है पाकिस्तान का, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका हमेशा बरकरार रखना चाहता है। ओसामा बिन लादेन के मिलने के बाद भी अगर आप पाकिस्तान अभी अगर ऑन द फेस ऑफ द मैप है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसको अमेरिका का जो है उसको वरदान प्राप्त है, और उसी की वजह से तो ये बहुत मुश्किल होगा किसी भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टू वाइप आउट द मेमोरी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ वॉशिंगटन डीसी। सुदेश जी, दो बातों पर मैं प्रश्न आपके पास ला रही हूँ सर। दो बातें हैं ना, फॉरेन पॉलिसी पर जो प्रश्न मैंने प्रेम कुमार जी से भी पूछा अभी कि सर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर भारत और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा कर दिया तो ये समवेयर ये दिखाता है कि हम कहीं पर लैक कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने बहुत एफर्ट किया इस चीज में कि भारत पाकिस्तान अलग हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं और भारत का विजन अलग है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में वो चीज नहीं दिखती है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। पॉइंट 2, पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े देश ने ये नहीं कहा। सीज फायर का स्वागत लोग कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने एक लाइन में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को अपने यहां आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद करना चाहिए। सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या कहा, उनके लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस पाकिस्तान से बिल्कुल ओपन होंगे। उन्हें पता लग गया हो, जब डीजीएमओ ने अप्रोच किया तो हमारे डीजीएमओ ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि शुरू से हम तो किसके खिलाफ थे ही नहीं। हम तो फिर से बता रहे, जो प्रेम जी बता रहे, एस्केलेट करोगे तभी हमने रिटेलिएट किया, नहीं तो हम रिटेलिएट नहीं करते। और जो हमने रिटेलिएट किया इसका प्रूफ देना पड़ेगा क्या? इसका प्रूफ तो आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हमने क्या, जो अपने वाटर एग्रीमेंट थे उसको क्या हमने फिर से वापस ले आए? नहीं हुआ ना ऐसा कुछ भी। तो कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, आप भारत की इकोनॉमी से पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर करेंगे तो न्याय संगत नहीं होगा। ये चरमराए हुए इकोनॉमिक्स हैं, गरीब देश हैं। उसके साथ यूएस पैट्रोनाइज कर सकता है, भारत के साथ नहीं कर सकता पैट्रोनाइज, ये यूएस को भी पता है। और डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा कौन जानेगा। इतना यूएस के बोलने के बाद भी क्या भारत ने रसिया के साथ नहीं दिया? क्या भारत ने रसिया से तेल नहीं खरीदा यूक्रेन वार के समय में, जब सबसे सैंक्शन लगा रहे थे? तो भारत
यूएस के बोलने तक भी नहीं माना, बोलने के बाद यूएस नाराज हुआ, उसके बाद भी भारत ने वही किया जो भारत को ठीक लगा। तो आपको लगता है कि भारत मोदी जी के अंदर इतना स्ट्रांगली इमर्ज किया है और वो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप जी की बात मान लेंगे, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे लगता है कि आर्मी की जो ब्रीफिंग थी उसको अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे शांति के दिमाग से, तो आप देखेंगे भारत शुरू से ही चाहता था कि हमने अपना काम कर दिया, टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रवोक मत करो, नहीं तो हम रिटेलिएट करेंगे और रिटेलिएशन बहुत ज्यादा होगा जो तबाही लाएगा। और आपने बोला सीज फायर 3 दिन नहीं होता, 3 दिन में क्या होता है कौन जानता है, कोई थोड़ी ना ये गाइडेड होता, 3 दिन और चलता तो हम तो कभी नहीं चाहते थे कि चले। हमारा वो एम नहीं था कि पीओके को हम सीधे ले लें या पाकिस्तान को तबाह कर दें, ऐसा नहीं था। अगर पाकिस्तान में आज तबाही हुई है तो पाकिस्तान के अपने कारण से हुई है और इसको हाँ, लेकिन सर मैं इसमें ये जोड़ना जरूर चाहूंगी कि हमारा एम और उम्मीद ये जरूर थी, आकांक्षा ये जरूर थी कि पाकिस्तान पर अगर हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो आतंकवाद पर उसको ऐसा सबक तो मिलना चाहिए कि फिर वो दोबारा हमारी जमीन पर जिस तरह से मासूम लोगों को कत्ल किया गया वो चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उरी के बाद भी हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने आतंक को प्रोड्यूस करना, हमारे यहाँ सप्लाई करना, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया हो। हाँ पंकज जी बिल्कुल, मैं सुदेश जी को भी सुन रहा था और बात स्पष्ट है सुदेश जी। देखिए किसी भी लीडर का टेस्ट वॉर टाइम में सबसे ज्यादा होता है, मोर देन द पीस टाइम। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पर ड्यूरिंग द वॉर टाइम या आर्म फोर्सेस के रोल को लेकर बिल्कुल ही नहीं है, और जिस तरह से हैंडल किया गया ठीक है, अंत भला तो सब भला। यहाँ जो चीज सबसे अटपटी है वो यही रही कि डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को, जिसका हमने रिपीटेड कवरेज देखा था पिछले 2 सालों में, जब मोदी जी विजिट करते थे, जब मोदी जी सऊदी अरेबिया भी गए, यूएस भी गए, उनको वहां पर प्लेन्स एस्कॉर्ट करती थी, तो इस तरह के जो ओवरचर्स होते थे और यहाँ इंडियन मीडिया भी उसको हाथों हाथ लेता था, वैसा रेसिप्रोकल हमें नहीं दिखा। ठीक है, ब्लाइंड सपोर्ट आप नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका फिर भी अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए सच और झूठ का कितना उन्होंने फर्क करने की कोशिश की, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ। और डिस्पाइट हैविंग टोल्ड देम कि हम आपका मीडिएशन नहीं चाहते हैं, बैक चैनल टॉक्स चलते रहे, बातचीत होते रही, पाकिस्तान ने अप्रोच जरूर किया, लेकिन मुझे लगता है कभी नहीं बोला पंकज जी कि मीडिएशन चाहते। देखिए आप इतना सीरियसली बोल रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। जब ये स्टेटमेंट आया ना पंकज जी, तो हम लोग सबको हंसी आ रहा था। ये बचपना यूएस का प्रेसिडेंट कर सकता है, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए दिखाने के लिए, हमने कुछ कर दिया। देखो ऐसा तुम लोग हमारे बारे में बोलते हो, क्योंकि ट्रम्प के बारे में मेम भी बनाया जा रहा है, आपको पता है कि कितनी बेइज्जती हो रही है, तो होम ग्राउंड को दिखाने के लिए हमने करा दिया। ऐसा कुछ नहीं था, भारत ने नहीं माना इसको। भारत ने पहले से ही बोला था कि नहीं करोगे प्रवोक तो हम नहीं करेंगे, और उधर से पाकिस्तान ने बोला हम सीज फायर करना चाहते, बोला ठीक है कर लो, क्या दिक्कत। सर मैं पंकज की बात में ट्रम्प जाके बोले हमने करा दिया, तो हम लोग क्या करें, हम लोग बच्चा तो बात ऐड करना चाहते हैं, बच्चे की तरह तो एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे, तुमने झूठ बोला, ये तो नहीं कर सकते ना हम लोग। जी सर लेकिन ये हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए फिर भी, जो पंकज अभी बात कह रहे थे कि कैसे जो जेस्चर्स होते हैं डिप्लोमेसी के, जिस समय आप विदेश दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो उनका पहला वाला शासनकाल था, उसमें जो कॉमराडरी दिखी, उसमें जो एक फ्रेंडशिप और उसमें जो एक गर्मजोशी उस समय दिखी, वो क्यों इस वक्त नहीं दिखी, ये ट्रंप के दूसरे शासनकाल में ये सवाल है। और मैं फिर वही बात कह रही हूं कि अगर वो देश जिसने 9/11 का हमला अपनी जमीन पर झेला है और वो हमला करने वाला आतंकवादी पाकिस्तान में बैठा है, और उसके बाद अगर वो देश भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर ग्रेट नेशंस, ग्रेट लीडरशिप, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ शहबाज शरीफ को इक्वेट किया जाए। इस पर हर भारतीय को आपत्ति होनी चाहिए और हर भारतीय को इस पर कहना चाहिए कि हाउ डेयर ट्रंप इज सेइंग दिस। लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का पॉइंट होना चाहिए, जिस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल आप सही बोल रही है, इसमें दो मत हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देखिए, आपने देखा नहीं, एक्शन के टर्म्स में अगर आप देखिए तो दोस्ती अलग चीज है, लेकिन भारत की संप्रभुता और भारत की प्रायोरिटी अलग चीज है। भारत की प्रायोरिटी रसिया के साथ ही है। S-400 है, S-500 मैन्युफैक्चर होने जा रहा है इंडिया में। S-500 जो एक अलग और बेहतर जो मिसाइल सिस्टम होगा, जो बचाएगा हमारे एयर स्पेस को, उसके मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है रसिया से। देखिए ब्रह्मोस रसिया के साथ बना था, ब्रह्मोस का आपने देखा। अमेरिका से F-35 भी तो लिया है, वो तो काफी महंगे जेट्स हैं, तो वहां भी
भारत कोशिश तो कर रहा है कि दोनों के साथ रहे, लेकिन फेयर वेदर्ड फ्रेंड है क्या अमेरिका, ये प्रेम सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फिर मैं अमेरिका को कार्यक्रम थोड़ा खत्म करूंगा। वक्त लगेगा समझने हाँ, में, ठीक है, क्योंकि प्रेम ये सर, क्लोजिंग समय पूरी रिमार्क्स। पाकिस्तान के साथ था, थोड़ी देर पहले पाकिस्तान अब चीन के साथ चला गया है। अमेरिका को वक्त लगेगा, पुरानी दोस्ती है, थोड़ा समझने में। और भारत के बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता इस रीजन में। ठीक है, पाकिस्तान और प्रेम सर। बांग्लादेश अल्टरनेटिव नहीं हो सकता भारत का। देखिए मीनाक्षी जी, थोड़ी देर पहले एक सवाल मेरे पास अनुत्तरित रह गया था कि भारत और पाकिस्तान को देखने का एक समान रवैया जो अमेरिका दिखा रहा है, ये हमें कमजोर बताता है, हमें कमजोर करता है, ऐसा हमें फील होता है। तो इसमें एक बात मेरे अपने शब्द हैं, वो ये जो बात हमारे साथी करण जी ने कहा, वो ये कि इस पूरे युद्ध या लड़ाई के दौरान एक ये देखने को मिली कि आतंक की निंदा तो पूरी दुनिया ने की, जो पहलगाम में हुआ पूरी दुनिया ने की, लेकिन पाकिस्तान की निंदा करने के लिए कोई नहीं आया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जबकि आप बालाकोट से कंपेयर कीजिए, बालाकोट के समय हमने स्ट्राइक की थी, तो हम पर किसी ने कोई उंगली तक नहीं उठाई थी, कभी कुछ नहीं बोला था, और सबने उसको आज भी मॉरली जायज ठहराता है बालाकोट का। लेकिन बालाकोट के बाद हम जो मॉरल सिचुएशन में थे, आज हम उस सिचुएशन में नहीं है। हम कह रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम लोग दोनों मिल के लड़ रहे थे और हम लोग दोनों मिल के सीज फायर कर रहे थे, अमेरिका तो था ही नहीं। तो दोनों मिल के लड़ भी रहे थे, दोनों मिल के सीज फायर भी कर रहे थे, कोई मीडिएशन ही नहीं था। ये विश्वास करने लायक बात नहीं होती जी। देखिए, आप वही विश्वास करेंगे जो आप विश्वास करना चाहते हैं। अपनी सेना की बात को मत मानिए, प्रधानमंत्री की बात को मत नहीं, मानिए, ये आरोप है। टाइम्स की सर, बात को मैं मानिए। बिल्कुल पर्टिकुलरली आरोप अब है, जब मैं कार्यक्रम को बिल्कुल खत्म आरोप कर है रही हूँ, ऐसे तो मैं जिस पर जो मैं भारत इस के पॉइंट खिलाफ पर, बात कर रहे हैं ठीक और है, भारत के मैं नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं। जी और सर, आपको मैं बता अब जब दूं एक कार्यक्रम बात, को खत्म कर रही हूँ, आप नहीं सर, मैं बिलीव कर एक रहे बात हैं। जरूर कहना चाहूंगी। नहीं, देखिए, गलत तरीके से देखिए, आप जो बात डीजीएमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, जो विदेश मंत्रालय ने कहा है, जो सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है, भारतीय होने के नाते हर व्यक्ति उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जिस समय पर डिसीजन मेकर्स ने जो फैसला लिया है वो उन परिस्थितियों के फैसले हैं। लेकिन जब हम घर के भीतर बैठे हैं तो हमें अपने लूप होल्स को टाइट करना होगा, और उन लूप होल्स पर अगर क्वेश्चनिंग हो रही है तो उन्हें सुधारने पर काम होना चाहिए। ये एक बेहतर स्थिति होती है संवाद की। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। बाकी दर्शक समझदार हैं, इस देश की जनता सबसे ज्यादा समझदार है जो अपनी सरकार को चुनती है। हम पाकिस्तान जैसे तो है नहीं जहां पर किसी भी तरह का शासन चल रहा है, कभी सेना का चल रहा है, कभी आतंकवादियों का चल रहा है। हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी इसीलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ की जनता मजबूत है, यहाँ की जनता का बुद्धि और विवेक मजबूत है, और उस व्यवस्था को हमने कायम किया है। इसीलिए अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति कर्नल सोफिया के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है और उस पर राजनीतिक बयानबाजियां या माफी मंगवाने की बात होती है और उस तरह से एक्शन नहीं भी दिखाई देता, तो इस देश का हाई कोर्ट उस पर चेक एंड बैलेंस रखता है। ये इस देश की ताकत है। तो इस ताकत पर भरोसा रखिए और देश के साथ खड़े होना ही अंतिम कसौटी है, इस बात को मानकर चलिए। सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप भी जितने लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने कमेंट्स में अपने विचार जरूर हमें जाहिर करिएगा। थैंक यू सो मच।